बच्चों बिल्कुल भी आप इसमें बोर मत होना, क्योंकि ये जो आपके जितने भी मैथमेटिक्स है, पूरी मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। मैथमेटिक्स केवल आपको उतनी पढ़ाई जा रही है जितना हमारे न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स में यूज़ होना है। मैं आपको वो चैप्टर्स के नेम भी बताता रहूँगा जहाँ पर ये वाले फार्मूले या ये वाले ग्राफ आने वाले हैं। बच्चों काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपने शायद 9th-10th में ही पढ़ा है, और उसमें देखिए आपने ग्राफ कितने पढ़े होंगे। तो वो तो एक चैप्टर था जिसमें ग्राफ था, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में जितने भी आप 11th-12th में चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके बेसिक मैथमेटिक्स पर बेस्ड हैं, और यहाँ तक कि ग्राफ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ग्राफ पर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अलजेब्रा इन मैथमेटिकल टूल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ग्राफ ऑफ इक्वेशन। बहुत सिंपल से ग्राफ है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन। बहुत से बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ जो है वो लीनियर इक्वेशन की ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पहला ग्राफ जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस इक्वेशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं, और ये इक्वेशन कौन सी है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि पहले हम क्या लेने आ रहे हैं। पहला केस देखिए, पहला केस हमारे पास है इफ़ x इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये होता है कि आप x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी आप रख दीजिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो y की वैल्यू है ना कुछ और आएगी। मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमने पुट कर दी 2, ठीक है, 2 या -2 कुछ भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो बच्चों y की वैल्यू दिखाई देगी हमको, y की वैल्यू तो आएगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो y के टर्म्स में आएगा, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर आप कोई x की वैल्यू कांस्टेंट पुट करते हैं, ठीक है, तो हमें जो लाइन मिलेगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, इक्वेशन या लाइन ऑफ, या लाइन कह सकते हैं, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपने एक्सिस लिया हुआ है, x और y ले लीजिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस है x डैश, और ये माइनस y एक्सिस है y डैश। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, इधर क्या होगा बच्चों? -1, इधर क्या होगा? -2। तो आपने वैल्यू क्या ली? x इक्वल टू 2 लिया हुआ है। तो बच्चों x इक्वल टू 2 जो आप पुट करेंगे, तो बच्चों हमारी जो इक्वेशन आएगी वो y के टर्म्स में आएगी, यानी कि इक्वेशन में y मिलेगी, यानी कि हमें लाइन जो मिलेगी वो y के पैरेलल मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि हमें ये लाइन ऐसे मिलेगी, ये देखिए। ठीक है, कैसे? जब आपने x की वैल्यू 2 पुट करी है तो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रही है। क्लियर हुई बात ये आपको? ठीक है, इसे नोट कर लें आप लोग। हाँ, तो बच्चों सेकंड केस की बात करते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने x की वैल्यू कांस्टेंट ली थी, अब यहाँ पर हम y की वैल्यू कांस्टेंट लेंगे, मतलब कोई वैल्यू 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी ले सकते हैं आप। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो x के टर्म्स में आएगी। ठीक है, x की टर्म्स में इक्वेशन आएगी हमारे पास, राइट। अच्छा, तो आप मान लेते हैं कुछ भी आप ले लो, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 और 2 और 3 कुछ भी आप ले सकते हो उसमें। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो x के टर्म्स में आएगी। तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा या जो उसकी जो लाइन होगी वो बच्चों पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ठीक है, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, तो देखिए कैसे ग्राफ बनेगा इसका भी। ये बच्चों हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले से यहाँ पर y एक्सिस पर पॉइंट ले लिया है, एक्सिस पर ही 1 और 2, और नीचे की तरफ -1 -2, और यहाँ पर ऑरिजिन पर o ले लिया है। ठीक है, तो हमने क्या लिया? मान लो हमने y की वैल्यू अगर 1 ली है, अगर y की वैल्यू 1 ली है, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा? लाइन x एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो आप यहाँ मान सकते हैं कि हमने y की वैल्यू 1 ली है।
आप 2 ले लीजिए तो लाइन यहाँ आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू 2। अगर आप -1 लेते हैं तो नीचे आ जाएगी, ठीक है। -2 लेते हैं तो भी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आप -2 अगर लेते हैं y की वैल्यू तो नीचे आएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो लाइन है 1 2 3 या लाइन L1 L2 और L3 ये सभी की सभी क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। सो प्लीज़ बच्चों नोट डाउन। हाँ, तो बच्चों आगे आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस में ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, हमें ऐसा ग्राफ बनाना है। तो देखिए x एक्सिस माइनस x एक्सिस प्लस y एक्सिस माइनस y एक्सिस, ठीक है। और ये रहा ओरिजिन। तो बच्चों मान लीजिए a पर x पर जो a पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, और y पर भी b है। तो आप एक ग्राफ इसको आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका a पॉइंट, ये आपका b पॉइंट, यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस लिया हुआ है, पॉजिटिव एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a और b, इसे आप कह सकते हैं ये a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये आपकी जो लाइन जा रही है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की इक्वेशन, इस इक्वेशन की लाइन है। सो a and b are called point of intersection on x axis and y axis, ठीक है। यानी कि y पॉजिटिव एक्सिस लिया हुआ है और x उन्होंने नेगेटिव एक्सिस लिया हुआ है, यानी कि b की वैल्यू पॉजिटिव है और a की वैल्यू उन्होंने नेगेटिव ले रखी है। तो आप ऐसे भी लाइन बना सकते हैं। ये एक जनरल इक्वेशन है, आप उसको चाहे माइनस ले रहे हो चाहे प्लस ले रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। बच्चों अब जो हम बताने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो बहुत ही रेयरली पूछते हैं न्यूमेरिकल्स में। हम केवल इसका एक ओवरव्यू दे करके आपको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो ग्राफ बनते हैं और इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके जो ग्राफ बनते हैं बच्चों कुछ इस तरह से बनते हैं, बस ध्यान रखिएगा। जब वहाँ पर कोई न्यूमेरिकल में ऐसा यूज़ होगा तो आपको बस ध्यान आएगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ है, या ऐसी इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आएगी तो उसका ग्राफ श्योर ऐसा ही बनेगा, या तो ऐसा होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई डैश, या फिर ऐसा होगा ये ग्राफ। बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ग्राफ है वो जनरली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, या आपने पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स, 10th में पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स। तो ये बच्चा आपके 11th-12th क्लास में, आपके सीबीएसई बोर्ड में तो आपके 12th क्लास में मिलेगा, और आपके महाराष्ट्र बोर्ड में ये 11th क्लास में है, आधा 11th में आधा 12th में है। तो रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में ये आपको मिलेगा। और जो इससे पहले भी हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन वाला ग्राफ, वो आपको मिलेगा 11th में, ठीक है, और वो है काइनेमेटिक्स में, ठीक है। ये बच्चों आपको मिलेगा 12th में और 11th में, चैप्टर नेम है रे ऑप्टिक्स, ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर ले। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है टॉपिक ग्राफ ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, या इसमें हम टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है स्लोप। ठीक है। स्लोप देखिए बच्चों, हम यहाँ पर सिंपल एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं ax प्लस बी वाई
प्लस सी, या फिर हम इसी को हम एक और फॉर्म में लेते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये भी लिख लीजिए, क्वेश्चन ही तो है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन की ग्राफ लेने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो स्लोप होता क्या है, पहले हम इसको पढ़ाते हैं। बच्चों कोई भी स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से जो भी एंगल फॉर्म करती है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमने क्या बोला कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से किसी एंगल पर, एक्स एक्सिस से किसी भी एंगल को बनाती है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चों वो स्लोप कहलाता है। यहाँ पर थीटा जो है वो स्लोप है, वे थीटा इज स्लोप। क्लियर? अब देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन इज द टेंजेंट, अब इसका नाम भी रख दिया गया है, इज द टेंजेंट ऑफ एन एंगल, मेड बाय लाइन with positive direction anti-clockwise with x-axis it is denoted by m। ठीक है बच्चों, क्या बोला है? द स्लोप ऑफ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ एन एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इनके साथ एंगल जो भी बनाया जाएगा एक्स एक्सिस के साथ में ये आ रहा, ठीक है क्या, तो ये एंगल कहलाएगा आपका स्लोप। तो बच्चों इसे नोट कर लें। अब हम आगे कुछ केसेस लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, केस 1, एक्स वाई, तो आप देख पा रहे हैं थीटा, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है और एंटी क्लॉकवाइज है, आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों ये थीटा पॉजिटिव एक्सिस पर है। अब बच्चों लिखते कैसे इसको, ध्यान देना यहाँ पर हम थीटा लेंगे m, और m को लिखते हैं बच्चों tan थीटा, टेंजेंट से बना है tan थीटा। ठीक है, तो वो जो डेफिनेशन में जो टेंजेंट लिखा हुआ है एक्चुअल में वो एंगल है, टेंजेंट, यानी जो आप एंगल बनाएंगे, स्लोप बनाएंगे, उसको आपको tan थीटा के फॉर्म में या टेंजेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपको इस फॉर्म में फार्मूला मिलेगा, ये जनरल फार्मूला है। लेकिन यहाँ की बात चल रही है, पॉजिटिव एक्सिस तरफ बात चल रही है। ठीक है, तो बच्चों जो m की वैल्यू है जो आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, क्यों 0 आएगी? क्योंकि आप देख पा रहे हैं 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि थीटा वेयर थीटा इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इस केस में हमारे पास फॉर्मूला m की वैल्यू जो आएगी वो 0 से ज़्यादा आएगी। कब? जब थीटा की वैल्यू 90 से कम और 0 से ज़्यादा हो। नाउ केस 2, केस 2 की बात करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये भी लाइन है लेकिन
ये थीटा जो है आप देख पा रहे हैं कि 90 से ज़्यादा है बट 180 से कम है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि m की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। क्यों लेस देन 0 होगी बताता हूँ कैसे आपको। बिकॉज m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, m इक्वल्स टू tan थीटा। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको थीटा डैश मान लो, है ना, क्योंकि tan थीटा यहाँ पर लिया हुआ है इसलिए, ठीक है। हाँ, तो m इक्वल टू tan थीटा, और जो आप देख रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो किससे कम है किससे ज़्यादा है बच्चों, 180 से कम है लेकिन 90 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली m की जो वैल्यू आएगी या tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी, m इज़ लेस देन नेगेटिव। ठीक है, या लेस देन 0 कह सकते हैं, 0 नॉट नेगेटिव, m इज लेस देन 0। ठीक है, केस 3 ये छोटा सा ही है। ऐसा तो हो सकता है थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बच्चों m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या हो गया, जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। नोट कर लें इसको। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सर्कल वही जो आप लोग समझ पा रहे हैं, गोल गोल इस तरह से, ये सर्कल है ना, ये एक फिक्स पॉइंट रहता है जिसे सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ठीक है, x माइनस एच, अभी समझाते हैं इसको, स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप इसमें कैसे हम समझाएंगे। ये हमने लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x है और ये y है। ठीक है, तो बच्चों ये जो सेंटर है O, इसकी हाइट x एक्सिस से लेते हैं k। ठीक है, यानी कि y ये वाला हो गया, y हो गया क्योंकि इसके पैरेलल में k। ठीक है, और x एक्सिस के पैरेलल यानी कि y से लेते हैं, हाँ बच्चों, तो y से लेते हैं हम लोग h डिस्टेंस। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में h और y, h और k क्या है, ये किसी सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस है x एक्सिस से और y एक्सिस से। ठीक है बच्चों, अब आते हैं r क्या है बच्चों, r इज ए रेडियस, r इज रेडियस। तो आप कह सकते हैं कि r इज रेडियस, r इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड h and k are distance from x and y axis, x and y axis। अगर बच्चों h की वैल्यू 0 पुट कर दें और k की वैल्यू 0 पुट कर दें, ठीक है, तो सर्कल lie at the origin। बात समझ पाए आप? नहीं, देखिए ऐसा,
ठीक है, यानी कि आपका जो सेंटर है वो h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0 आ गया ना 0 0 पर। तो इसका ऑरिजिन जो है, इसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे आ गया। तो बच्चों इस समय इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी इक्वेशन बन के आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आप समझ जाइएगा कि ये इक्वेशन है तो सर्कल का, लेकिन वो सर्कल का जो सेंटर है वो एक्सिस के ऑरिजिन पर है। सो प्लीज़ नोट डाउन।